एक वर्ष में 33,000, यानी 10 साल आप ले लें तो 3 लाख से अधिक लोग। और ये सिर्फ वो हैं जो कि या तो आत्महत्या किए या फिर जो गलती से पेस्टिसाइड के कारण मरे हैं, जिनको अगर कोई ऐसी बीमारी जो दीर्घकालिक है, कैंसर वगैरह, ये उस आंकड़ों में नहीं आती हैं। तो असल आंकड़े तो और भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होंगे। ये आज का जो ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल का जो मसौदा आया है, ड्राफ्ट, ये चौथी बार अभी आया है। इसके पहले अभी आज का जो कीटनाशक का जो विनियमन है वो 1968 के कानून से हो रहा है, 50 साल हो गए हैं उसे। और ये पिछले 3-4 बार जो ड्राफ्ट आए हैं, ये सभी ड्राफ्ट एक बार आप देखें तो हर बार थोड़ा और खराब होता जा रहा है और इंडस्ट्री के हित की तरफ बढ़े जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा कि पहले के कैसे ड्राफ्ट जो थे, उसमें कुछ बातें जो ठीक भी थी वो भी अब इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गई हैं। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी गया है, 1-2 बार गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी जो बात का सुझाव दिया था, उन बातों को भी नहीं माना है ये कीटनाशक नियंत्रण बिल में। अगर हम उसके सबसे पहले मुख्य उसके जो उद्देश्य हैं वहीं से शुरुआत करें, तो पिछले के एक ड्राफ्ट में प्राइसिंग, क्या उसका कीमत होता है, ये भी उसके उद्देश्य में लिखा था। अभी के ड्राफ्ट में वो भी हटा दिया है कि कंपनियां जितने मनमाने दाम में बेचना चाहें उतने में कर सकती हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। एक और बात अगर हम देखें कि इन्हें आज से 40-50 साल पहले तो, और आज भी इसकी तरफ एक थोड़ी मुहिम चली है जैविक प्राकृतिक खेती की तरफ, कि कीटों का नियंत्रण करने के लिए बिना कीटनाशक, बिना रासायनिक कीटनाशक के भी बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं, जो कि किसान के हित में हो, जो कि ग्राहक के हित में हो, जो कि पर्यावरण के हित में हो। वो भी उद्देश्य उन्होंने नहीं डाला है, जबकि कीटनाशक नियंत्रण बिल का उद्देश्य होना चाहिए कीटों का नियंत्रण पर्यावरण के हिती तरीके से उस तरफ आगे बढ़ाते हुए आगे बात करें। दूसरी बात, अगर हम कीटनाशक के पंजीकरण की तरफ ही जाएं, तो बहुत सारे कीटनाशक, जो फर्जी कीटनाशक की भी जो बात कर रहे थे युद्धवीर जी, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि पंजीकरण, जिस तरह उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वो बहुत ही कमजोर ढांचा बना हुआ है और उसको ये और कमजोर किए जा रहे हैं। इसमें हमें ये चाहिए कि कीटनाशक का पंजीकरण के पहले उनकी आवश्यकता देखें कि क्या कीटनाशक की आवश्यकता है, क्या उनके विकल्प है हमारे सामने। कई सारे ऐसे पुराने कीटनाशक हैं जो कि 50-60 साल पहले जिनको पंजीकरण हुआ था, वो आज भी बाजार में बिक रहे हैं बिना, वो अगर ढंग से पंजीकरण न हो तब भी वो आगे बढ़ेंगे। जेनरिक पेस्टिसाइड के नाम पे ये बात कही है कि 18 महीने तक जेनरिक पेस्टिसाइड को अनुमति नहीं मिली तो उसको डीम्ड पेस्टिसाइड मान दिया जाएगा। अब ये भी, और पंजीकरण के समय जो जो दस्तावेज जो होते हैं, जो अलग अलग अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन, इनको भी सार्वजनिक तौर पे इनको साझा करने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसे ही कई बार ये बीटी बैंगन, जीएम सरसों, जिसमें भी युद्धवीर जी भारतीय किसान यूनियन को रोकने में उसकी बहुत अहम भूमिका थी, ये एक तरह से तब रुक पाया था जब उनको अपने पूरे आंकड़े, पूरे दस्तावेज साझा करने पड़े थे। जब वो साझा हुए तब जाके उसको रोक पाने में उसमें क्या कमियां हैं वो सामने आ पाई थी। अगर और ये भी है कि उसका विषनाशक, जिसको एंटीडोट कहा जाता है, कई सारे कीटनाशक ऐसे भी हैं जिनका एंटीडोट अभी भी उपलब्ध नहीं है, मतलब जिनका दुष्प्रभाव के कारण सीधा मृत्यु हो सकती है और होती भी है। पैराक्वाट नाम का एक ऐसा कीटनाशक, खरपतवार नाशक है। कई कीटनाशक ऐसे हैं जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं पर तब भी भारत में वो बिक रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कि जिन देशों में जो कीटनाशक बनाते हैं वो अपने देश में नहीं बेचते पर वो भारत में बेचते हैं। ये सब के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं लगी है। अब ये मुआवजा को लेते हुए भी पिछले जो बिल, जो 2020 में जो ड्राफ्ट आया था, उसमें एक मुआवजा कोष की बात की थी कि एक मुआवजा कोष जुटाया जाएगा जो कि कंपनियां जिसमें राशि जुटाएंगी, और अगर किसी को भी कुछ जान माल की हानि होती है, किसी को पशुधन की नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, तो उसको जोड़ा जाएगा। अब इस ड्राफ्ट में भी मुआवजा कोष को हटा दिया है। कंपनियों के हित में नहीं है, कंपनियों को मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा।
अब ये समीक्षा की बात है कि कीटनाशकों का जो पंजीकरण हो गया उनकी समीक्षा कैसी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि कीटनाशकों के लिए एक अलग से समीक्षा समिति बने और हर कुछ वर्ष में वो इस समीक्षा समिति के पास जाए और ये ताकि अपने आप वो देखा जाए कि इस कीटनाशक की जरूरत है नहीं है या उसको हटाना चाहिए। इन्होंने ये बात भी हटा दी, इन्होंने ये बात भी नहीं मानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बार बार ये तो इन्होंने पिछले ड्राफ्ट मसौदे से और कमजोर किया या कैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं मानी। इसमें जो हितों का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। अक्सर कई लोग तो ऐसे होते हैं कमेटियों में क्योंकि खुद कंपनी कीटनाशक कंपनियों का के हितैषी की वकालत करते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। इसको भी रोकने के लिए बहुत ही कमजोर इन्होंने ढांचा की बात की है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को लेते हुए जिनको संवैधानिक तरीके से अधिकार है कि वो कीटनाशक नियंत्रण में बहुत मजबूत भूमिका निभाए, वो इन्होंने आजादी नहीं दी है। राज्य सरकारों को अनुमति होनी चाहिए कि वो कीटनाशकों के ऊपर अनिश्चित काल तक प्रतिबंध लगा सके। आप लोगों को ध्यान में होगा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में ऐसे कई कीटनाशक हैं जिनके कारण बासमती चावल के निर्यात पे रोक लग जाती है यूरोप वगैरह में कि वहां पर ये कीटनाशक का अनुमति नहीं है। अब राज्य सरकार आज के कानून के हिसाब से सिर्फ कुछ महीने तक प्रतिबंध लगा सकती है और यही ही इस जो आ रहा है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, उसमें भी यही बात की है। कई सारे राज्य सरकारों ने कोशिश भी की है, पैराक्वाट हुआ, ग्लाइफोसेट हुआ, ऐसे कई सारे खतरनाक खरपतवार नाशक, उन पे प्रतिबंध लगाने की, पर क्योंकि ये ढांचा कमजोर है उनको अनुमति इसकी नहीं मिलती है। मैं ये पेस्टिसाइड और तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि कीटनाशक नियंत्रण बिल हमें चाहिए, जैसे युद्धवीर जी कह रहे थे हमें बिल्कुल चाहिए, पर हमें इसका एक बहुत मजबूत ढांचा चाहिए जो कि किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में, ग्राहकों के हित में रहे, न कि कंपनियों के हित में रहे। मैं जीएम और जीन एडिटिंग दूसरे विषय पर भी अपनी बात रखना शुरू करता हूं और मैं मुक्त व्यापार समझौते से ही शुरुआत करता हूं। ये मुक्त व्यापार समझौते में आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में ये सोयाबीन ऑयल और ये डीडीजीएस नाम की चीजें हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा छिड़ी है। अब ये जीएम सोयाबीन ऑयल, ये हमारे खाने में अमेरिका का जेनेटिक मॉडिफाइड तेल जो है उसको इन्होंने अनुमति दे दी है बिना टैरिफ के, और साथ ही साथ डीडीजीएस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन विद सॉल्युबल्स, सरल भाषा में वही समझा जाए तो ये पशु आहार के लिए जीएम मक्का से निकला हुआ अमेरिका से आ रहा ये होगा। ये कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो पशु आहार की बात है और ये तो बस तेल की बात है, तेल जीएम तेल तो अर्जेंटीना ब्राजील से भी आ ही रहा है। पर एक काम अगर गलत हो रहा है और ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, जो जीएम सोयाबीन ऑयल आज की तारीख में अर्जेंटीना और ब्राजील से आ रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। इसको एफएसएसएआई, हमारे खाद्य सुरक्षा जो बॉडी है, उसने अनुमति नहीं दी है, इसके ऊपर टेस्टिंग नहीं हुई है। वैज्ञानिक तौर पे जीएम सोयाबीन ऑयल का जब टेस्ट हुआ था तो ये पाया गया चूहों के ऊपर, 2 साल पहले इन्होंने वैज्ञानिकों ने इस पे परीक्षण किया था कि उनके पैनक्रियाज और कई सारे शरीर के अलग अलग अंगों में दुष्प्रभाव पड़ा है। अब ये हम खा रहे होंगे, जब हम खाएंगे तो हमारे ऊपर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और ये ऐसी चीज नहीं है जो एक बार में खाने के बाद तुरंत हो जाए, ये ऐसी चीज है जो समय के साथ, काफी लंबे समय के साथ होती है। हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा किस कारण से हो रहा है। और अमेरिका की ये कोशिश रही है कि वो शुरुआत उनको मिल जाए, उनको बस उनका दरवाजे में पैर मिल जाए, एक बार उनको जीएम सोयाबीन ऑयल और ये डीडीजीएस पशु आहार, जीएम पशु आहार मिल जाए। उन्होंने खुद कहा है एक बार जब इनको शुरुआत मिल जाए तब वो धीरे धीरे हमारे भोजन में और ज्यादा लेते हुए आते रहेंगे, हमारे खेत में और ज्यादा लेते हुए आते रहेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ अनुबंध भी किए हैं, कई सारे जीएम की जो इनकी बॉडी है वो भी भारत के जो जीएम को बढ़ावा देने वाले हितैषी लोग हैं उनके साथ ही अनुबंध किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये काम, उनका सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब मैं जीएम से आगे बढ़ते हुए जीन एडिटिंग पे आता हूं। जीएम के बारे में तो पिछले 25 साल से जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, भारतीय किसान यूनियन ने, आप सब ने लड़ाई लड़ी है, उसके कारण समाज एक जागरूकता तो बढ़ गया है कि जीएम नहीं आना चाहिए।
शिवराज सिंह चौहान जी खुद अब कह रहे हैं कि जीएम नहीं आना चाहिए, खेतों में नहीं आना चाहिए। वो बात अलग है कि वो जीएम सोयाबीन ऑयल या फिर ये पशु आहार को वो रोक नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं वो जीएम ही नहीं है। पर खैर, ये जीन एडिटिंग एक तरह का नए तरीके का जीएम टेक्निक है। जीएम में अक्सर होता है कि ऐसे जीन को लाया जाता है जो कि बाहर से किसी मिट्टी में किसी बैक्टीरिया से किसी और प्रजाति से जीन लाया जाता है। जीन एडिटिंग के इसमें यह होता है कि उसको अंदर से ही काट लिया जाता है। अब हिंदी में भी आप बोले या अंग्रेजी में बोले, मॉडिफिकेशन हो या एडिटिंग हो, हेर फेर हो या बदलाव हो, बात तो एक ही है, नाम बस अलग है। तकनीक में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। पर इन्होंने जीन एडिटिंग के लिए यह किया कि उन्होंने बोल दिया कि जीन एडिटिंग जीएम ही नहीं है। और उन्होंने जीएम का जो कानून था, उस कानून में भी खैर सुधार की जरूरत थी, पर उन्होंने उस कानून से ही बाहर हटा दिया 3 में से 2 जीन एडिटिंग किस्मों को। और यही बोलते हुए वो जीन एडिटिंग धान ला रहे हैं। पहली फसल होगी जो जीन एडिटिंग वो लाना चाह रहे हैं, वो किसानों के खेतों में, हमारे भोजन में वो उसको छूट दे रहे हैं लाने की। और घोषणा भी नहीं होगी कि ये जीएम है, इस तरह से वो ला रहे हैं। पिछले साल उन्होंने घोषणा की है और इस साल वो हमारे खेतों में लाने के फिराक में है। अब वो ये कह रहे हैं कि जीन एडिटिंग एकदम सटीक तकनीक है। जब स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने विदेश भर में इसके ऊपर अध्ययन किया तो पाया जीन एडिटिंग सटीक नहीं है। जहां पर इसमें छेड़छाड़ हो उसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, जहां पर इसमें जीन में छेड़छाड़ न हो वहां भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये वही बात है जो जीएम को लेते हुए, बीटी कपास को लेते हुए 25 साल ये कह रहे थे कि बीटी कपास से आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी, सारा आपका सब दुविधाएं हल हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जीन एडिटिंग में बाहरी पदार्थ को नहीं लाया जाता है। पर जीन एडिटिंग की अगर प्रक्रिया देखें, और ये जीन एडिटिंग धान में भी देखें, तो बाहर का वायरस, बाहर का वेक्टर, अलग अलग बाहर से ऐसे जीन हैं, उनको भी डाला गया है, उनको भी लाया गया है। वो कह रहे चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि बाहर से जीन ला रहे हैं, तो भी क्या बात है, हमने वो जीन को हटा दिया। अब क्योंकि इन्होंने उस रेगुलेशन के बाहर कर दिया, तो फिर उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया, वो सफल हुए कि नहीं हुए, उनको कुछ आंकड़ा नहीं छापना पड़ रहा है। जो पहली पीढ़ी जीएम है, चाहे वो बीटी बैंगन हो, जीएम सरसों हो, उनमें इनको एक बायो सेफ्टी डॉजियर, जैव सुरक्षा को लेते हुए पूरा इनको एक आंकड़ा, एक दस्तावेज छापना पड़ा था, जिस कारण मालूम पड़ पाया बीटी बैंगन में क्या दिक्कत है, बीटी कपास में क्या दिक्कत है। अब ये कर रहे हैं कि उनको जैव सुरक्षा का दस्तावेज छापना ही ना पड़े, उनको अपने पूरे अध्ययन छापने ही न पड़े और उनकी बात मान ले, जैसा कि और बार बार वो गलत सिद्ध होते आए हैं। फिर इसमें बौद्धिक संपदा वाला, आईपीआर वाली जो बात है, वो भी बहुत बड़ा विषय है। इस जीन एडिटेड धान में जो तकनीक यूज हुई है, जो इस प्रयोग हुआ है, इसके लिए इन्होंने कॉटेवा नाम की कंपनी है। अब आप लोगों ने मॉन्सैंटो का नाम तो सुना ही होगा। मॉन्सैंटो की जैसे ही एक कंपनी कॉटेवा है, जो कि एक वैश्विक स्तर पे भारत में भी, जो कि कीटनाशक, बीज उद्योग पे उसका बहुत बड़ा कब्जा है। ये 3-4 कंपनियों का ही बहुत बड़ा कब्जा रहता है, उसका बौद्धिक संपदा अधिकार है। उसके साथ अभी बातचीत चल रही है भारतीय सरकार की, हम आपसे गठबंधन करते हैं और आप जो टर्म कंडीशन पे बोलेंगे उस तरीके से हम इसको लेके आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि चलो ये तो सरकार के माध्यम से ये बीज आएगा शुरुआत में जीन एडिटेड धान से। ये फिर वही फरेब और छल कर रहे हैं जो जीएम सरसों के समय किया था, जब इन्होंने पहले बात बोला था कि जीएम सरसों सरकार का बीज रहेगा। पर एक बार अगर इसको शुरुआत मिल जाए तो अगले 30-40 और अलग अलग फसल हैं जो कि जीन एडिटिंग के नाम से आने के लिए तैयार खड़ी है। उसमें सभी तरह की कंपनियां होंगी। शुरुआत में आप ये जीन एडिटेड धान को बचा भी पाएंगे। अभी तक के लिए तो जीएम जो है, जो पहला पीढ़ी जीएम है, वो उन्होंने हाइब्रिड, संकरित बीज, बांझ बीज में उन्होंने लाया था। ये वाला वो देसी किस्मों में ला रहे हैं। और उसके और दुष्प्रभाव भी हैं, जो संदूषण, जो परागण जब होगा धान में, तो ये हमारी देसी किस्मों को भी बर्बाद करेगा। जिस तरह से युद्धवीर जी बता रहे थे 3400 हमारे पास देसी कपास की किस्में थी, ऐसे ही आज भी हमारे पास हजारों धान की किस्में बची हुई हैं, देसी धान की किस्में। ये उन सबको बिगाड़ेगा।
और ये ऐसी धान की किस्में भी हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं हम इसलिए ला रहे हैं जीन एडिटिंग क्योंकि इससे आपका पैदावार बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें आपका सूखे में उगाने के लिए ये मददगार करेगा, ये आपका नमकीन व्यवस्था में मददगार करेगा, ये बाढ़ आएगी तब मददगार करेगा। अरे भाई, आज भी हमारे पास ऐसी देसी धान की किस्में हैं जो कि ज्यादा पैदावार देती हैं और जो ये सब कर सकती हैं। सूखे के लिए अलग धान की किस्में हैं हमारे पास, नमकीन इसके लिए अलग धान की किस्में हैं, बाढ़ आए उसके लिए अलग, सब जो बात ये कह रहे हैं सब हमारे पास उससे भी ज्यादा पैदावार दे सकती है। पंडरी हुई, लोचाई हुई, ऐसी कई किस्में हैं देश भर में है जो आज भी मौजूद है। इन्होंने जो वैज्ञानिक आंकड़े भी जो साझा किए अपने वेबसाइट पे इन्होंने डाले पैदावार के आंकड़े, फिर से उन्होंने वही झूठ फरेब किया जो उन्होंने बीटी बैंगन और जीएम सरसों के समय किया था। कई कई अलग अलग जगहों पे जहां उनके कम पैदावार के आंकड़े आए उन्होंने उनको नहीं लिया। कई जगह पे जहां पे दुष्परिणाम थोड़े दिखे कि अरे ये तो सूखे में उतने नहीं उग पा रहे, उनको नहीं लिया। ये चुन चुन के उन्हीं आंकड़ों को डाल के हमारे सामने रख रहे हैं, पर हमने उन्हीं के आंकड़ों से देखते हुए ये पाया कि वो गलत आंकड़े, वो गलत बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम सब ने, आप सब ने जीएम को रोका था, उस तरह से ये नया खतरा जीन एडिटिंग नाम का हमारे सामने, आप सबके सामने है। आज अगर धान, ये हो सकता है कुछ महीनों में शायद ये हमारे खेतों में आ जाए, इस वर्ष, अगले वर्ष, पर बहुत जल्द ही ये प्रयास में लगे हैं। हम सबको इकट्ठा होकर ये जीन एडिटिंग नाम का ये शैतान है उसको भी रोकना पड़ेगा। और ये जो धर्म की भी, जो अगर धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो चावल को हमारे रीति रिवाजों में अक्षत के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसमें होता है। अक्षत मतलब जो क्षतिग्रस्त ना हो, जो कटा ना हो। ये जीन एडिटिक धान जो है ये काटा हुआ है, ये अलग अलग जगह पे काटा हुआ है, तो ये रीति रिवाजों के लिए भी ये सही नहीं बैठा हुआ है। अगर कोई धार्मिक तरीके से समझे तो उनके लिए भी ये बात जानना जरूरी है। यहीं पे मैं अपने जीन एडिटिंग की बात को विराम देता हूं। बस एक और बात जो युद्धवीर जी ने मुझे पहले भी बोला था कि पीपीवीएफआरए की जो बात है, जिसपे सुमन जी ने भी थोड़ी बात रखी थी, ये पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के ऊपर, ये वो कानून है जिस कारण हम अपने बीज आज भी बांट सकते हैं। जो भी बीज हमारे पास है उसको आज भी बांट सकते हैं। ये उसमें भी फेरबदल और परिणाम करने के उसमें लगे हुए हैं। ये यूपोव नाम का एक कानून है, उससे जोड़ते हुए ये पीपीवीएफआरए को लाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा ही, अफसर भाई अक्सर बात करते रहते हैं कि यूपोव अगर आ गया तो बीज का आदान प्रदान जो आज हम कर पा रहे हैं, वो बीज का आदान प्रदान करना गैर कानूनी हो जाएगा। जो पीपीवीएफआरए हमारे उस अधिकार का संरक्षण करता है, उससे ये जोड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए जो समिति भी इन्होंने बनाई है पीपीवीएफआरए का के बदलाव करने के लिए, उसमें ये कंपनी के लोगों को ज्यादा बैठा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी भारतीय किसान यूनियन से, संयुक्त किसान मोर्चा से एक बार भी ये बात नहीं की कि क्या क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन आपको चाहिए, क्या इसमें और सुधार आपको चाहिए। तो इसी से ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये तीनों, जीन एडिटिंग का विषय हो, कीटनाशक नियंत्रण की बात हो, ये पीपीवीएफआरए की बात हो, ये सब एक एक करके ये कंपनियों के हितैषी बदलाव के तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तीनों चीजों में हमें अपने पक्ष को मजबूती से रखना होगा। हमें क्या चाहिए वो रखना होगा। हमें जीन एडिटिंग नहीं चाहिए। हमें खेत में, हमारे बीज में, हमारे फसल में हमें कीटनाशक नियंत्रण बिल ऐसा चाहिए जो कि किसानों के हित में हो, पर्यावरण के हित में हो, ग्राहकों के हित में हो। और हमें पीपीवीएफआरए में ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए जो कि किसानों के बीज अधिकारों के ऊपर इससे आघात पहुंचे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।